वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो भी इंट्रोडक्शन है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बनाई हुई है वो वीडियो ना प्रैक्टिस के साथ, तो वो आपने ज़रूर देखना, मस्ट वॉच वीडियो है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पूरी चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट का। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अब हर चीज़ जो भी इस एक्सरसाइज में आ रही है ना, सब हम विद प्रैक्टिस डिस्कस कर चुके हैं उसमें, तो वो ज़रूर देखना। एक बार फिर से बोल रही हूँ। देखो, जैसे अब मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आ गया। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स दिए हुए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड को सबसे पहले कैसे, ये वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं, बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अंडर रूट लगा लेते हैं और ये जो कंपोनेंट्स है, जो स्केलर कंपोनेंट्स है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 है। ये तो डायरेक्शन डिनोट कर रहा है ना, यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन डिनोट करता है। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसके साथ भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इसके साथ भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 1। तो ये आ गया अंडर रूट 3 आंसर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर बी को कंसीडर करो। वेक्टर बी क्या गिवन है, 2i कैप। अब देखो 2 है और i कैप है, -7j कैप एंड -3k कैप। अब बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, पहले अंडर रूट लिख लो। अब ये देखो, इन नंबर्स का स्क्वायर, यानी कि स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49, माइनस का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया ये, 10 19 20 20 और ये हो गया 62। ठीक है, √62 आया इसका आंसर, प्लस करके इसको। नेक्स्ट है सी वेक्टर। सी वेक्टर को भी देख लो, ये चीज़ गिवन है सी वेक्टर में। तो अब इसको कैसे करोगे, इसमें भी इसके नंबर्स नोटिस करो। ठीक है, इक्वल टू, पहले अंडर रूट लिख लिया। ठीक है, देन ये देखो नंबर 1/√3 इसका स्क्वायर, प्लस ये भी, यहाँ पे भी 1/√3 है इसका स्क्वायर, प्लस -1/√3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1। अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ओके, तो ये चीज़ आ गई 3। ठीक है, अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल करता है, अंडर रूट मतलब 1/2 × 2। ठीक है, ये कैंसिल कर देता है। 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, ये सेम ही चीज़ आ रही है हर बार। ठीक है, अब ये आ गया 3 एलसीएम, 1 + 1 + 1, ये आ गया 3/3। 3 से 3 कैंसिल, बच गया 1, √1 इज 1। तो 1 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो अब 2 डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं। वेक्टर्स दोनों अलग अलग होने चाहिए पर उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो चलो लिखते हैं, एक वेक्टर को ए से डिनोट कर लेते हैं, एक वेक्टर को बी से डिनोट कर लेते हैं। अब कैसे लिखा जाए सेम मैग्नीट्यूड का, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जब हम निकाल रहे थे तो आपने देखा ना कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा था, इन कोफिशिएंट्स पे। ठीक है, मतलब ये जो स्केलर कंपोनेंट्स थे वेक्टर के। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये सेम ही रखें, ठीक है, 1 2 3 रख लें और मतलब नंबर सेम रखे तो मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा क्योंकि प्लस हो रहा है। देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि नंबर कोई भी लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये नंबर रख लेते हैं। यहाँ देखो 2 3 और 1 है नंबर। अब इन्हीं नंबर को आपस में बदल देते हैं। यहाँ पे 2 था ना पहले, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, j कैप के साथ कुछ भी लिख लो, 1 लिख लो, और k कैप के साथ क्या लिखोगे, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 लिख लेते हैं।
तो अब देखो ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स है ना, ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स बन गए, पर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इन नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे भी 2 3 1 है, यहाँ पे भी 2 3 1 है, ठीक है। देखो कैसे मैग्नीट्यूड यहाँ पे वेक्टर ए का क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 10 14 हो गया ये, ठीक है। और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ गया 10 प्लस 4 14, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया, ये चीज़ मैं बोल रही थी। आप बहुत सारे वेक्टर्स बना सकते हो, ठीक है। 2 4 और ट्राई कर लो खुद से वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हियर यहाँ पे वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो वेक्टर ए और बी को इक्वल होने के लिए ये सारे नंबर सेम होने चाहिए ना। यहाँ पे भी 2 होता है, यहाँ पे भी 2 होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होता, तब ये इक्वल होते हैं। मतलब ये दोनों वेक्टर्स डिफरेंट है, कहने का मतलब ये है। दैट इज ए एंड बी आर डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है। एक चीज़ ये बोली थी इसने कि डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, और सेम मैग्नीट्यूड है। देखो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, ये शो भी कर देना कि सेम मैग्नीट्यूड है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो 2 ऐसे डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंट पूछा है, सेम इक्वल नहीं होने चाहिए वो वेक्टर्स। डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन सेम हो। ओके अब इसमें मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं दिया है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू। 2 वेक्टर्स की हम डायरेक्शन सेम कब बोलेंगे, जब उनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम होंगे। तो वो कैसे लिखा जाए, इसकी भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। देखो ए वेक्टर लिख लो पहले, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कुछ भी लिख लो, अभी ये लिख लिया, ठीक है। बी वेक्टर, ठीक है, मैंने कुछ दिमाग में कैलकुलेशन किया, वो मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ कैलकुलेट की है। जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये वेक्टर्स अगर आप देखोगे ना, इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस सेम होंगे। अब देखो कैसे, मैं आपको बताऊंगी, आप बहुत सारे डायरेक्शन सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स लिख सकते हो। ये देखो अभी इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के पहले देख लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, क्या आ जाएगा, आर, यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे ओवर मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब एक्स ओवर डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखोगे, एक्स, एक्स की जगह पे 1 है ओवर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको दिख ही रहा है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का पेज। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट लिख के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे भी 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया। अब वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे 1 है, ठीक है, ओवर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी वही चीज़ है, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ के भी डायरेक्शन को साइंस लिख लेते हैं। डायरेक्शन को साइंस ऑफ बी वेक्टर आर, बी वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होंगे, यहाँ पे 3 है, 3 ओवर अंडर रूट ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं कोसाइंस, कोसाइंस होते हैं एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड होगा ना उस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है इस बी वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप बी वेक्टर का निकालोगे तो क्या है, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज अगेन 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज अगेन 9, तो ये प्लस कर लो, 9 3 27। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9 × 3
ठीक है। तो 9 तो आपको पता है अंडर रूट 9 कितना होता है, अंडर रूट 9 होता है, अंडर रूट दोनों के ऊपर है ना, अंडर रूट 9 3 होता है, तो 3√3 आ जाएगा ये। तो डायरेक्टली लिख लूँ मैं यहाँ पे 3√3, यहाँ पे भी 3/3√3, यहाँ पे भी 3/3√3। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे दोनों को, दोनों साइड, ये ऐसे करके अलग चल रहा है, ठीक है, इसको मिक्स मत कर देना। तो ये है 1+1, ये आ गया 3, 1/√3, ये भी 1/√3। तो इसके डायरेक्शन को साइन से वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, और बी वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 1/√3, यहाँ पे भी 1/√3, यहाँ पे भी 1/√3। तो ये दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके जो डिफरेंट है, देखो डिफरेंट वेक्टर्स है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, डिफरेंट वेक्टर्स है, इक्वल नहीं है ये वेक्टर्स, और इनकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है मतलब कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस तो इनके सेम आ रहे हैं, 1/√3 1/√3 है इन दोनों वेक्टर्स के, ठीक है। तो आपने ये कैसे कैसे लिख सकते हो आपने देखो कोई भी वेक्टर लिख लिया ना, उसका मैग्नीट्यूड आपने नोटिस किया, ठीक है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 आ रहा था, ठीक है, अंडर रूट 3 आ रहा था, तो अब हमने क्या सोचा कि मतलब कोई दूसरा वेक्टर लिख लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 ही आए, ठीक है, 1/√3 ऐसा ही चाहिए ना जिसकी सेम डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे कुछ भी और हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 हो सकता है, तो अगर यहाँ पे 3 हुआ मतलब यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 3 हुआ तो 3 यहाँ पे भी होना चाहिए, इसका मतलब 3 लिख देते हैं, ठीक है, तभी यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ये हमने दिमाग लगाया इस तरीके से, देखो क्या दिमाग लगाया कि अंडर रूट 3 तो ठीक ही था, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर 2 के लिए यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए 2 के लिए, 3 भी हो सकता है, फिर उस हिसाब से हमारे को कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी कि हाँ भाई, तो फिर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि चलो 2√3 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे ऊपर भी 2 होना चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। पर अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 + 4 + 4, ये तो आ गया 12, ठीक है, यानी कि 3 × 4, ये चीज़ आ गई ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब यहाँ पे 2i कैप 2j कैप 2k कैप कर देते हैं, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं बहुत सारे सेम डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स ये एंड ये आर इक्वल, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके कंपोनेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स मतलब हर चीज़, डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी, तो डायरेक्शन आई जे के डायरेक्शन में देखो यहाँ पे 2 होना चाहिए तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे x की जगह पे क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो x की जगह पे 2 होना चाहिए और y की जगह पे क्या होना चाहिए 3। तो ये आ गया इसकी वैल्यूज आंसर। रीज़न भी दे दिया कि देयरफॉर क्योंकि ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होनी चाहिए, तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन पूछा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, स्केलर और वेक्टर दोनों कंपोनेंट्स बताने किस वेक्टर के, विद ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट मतलब जो स्टार्ट हो रहा हो 2 1 से और उसका टर्मिनल पॉइंट कहीं जाके है -5 7 पे, ठीक है, कुछ ऐसा है वेक्टर, ओके। तो इसको नाम दे देते हैं पॉइंट को कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो इस वेक्टर को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं वेक्टर को, जहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, फाइनल 5 है मतलब Q पॉइंट है माइनस इनिशियल आई कैप, क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेट्स है तो एक एक एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, एक वाई एक्सिस के,
2 डायमेंशनल है ना, 2 ही कोऑर्डिनेट्स है, 3 डायमेंशनल होता तो एक के कैप भी जुड़ जाता। प्लस 7 माइनस 1 फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स माइनस होते हैं ना। ओके, तो ये आ जाएगा -7i कैप प्लस 6j कैप। ऐसे एग्जाम्पल भी किया था हमने एक। ओके, तो ये आ गया वेक्टर, वेक्टर बन गया ना। अब देख लो इसमें स्केलर कंपोनेंट कौन सा है, ये स्केलर है, ये स्केलर है। वेक्टर कंपोनेंट क्या हुआ, ये वेक्टर कंपोनेंट है और ये वेक्टर कंपोनेंट है। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट्स आर -7 and 6। therefore वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर ऊपर भी लिख देना, वेक्टर आर -7। अब देखो वेक्टर कंपोनेंट मतलब डायरेक्शन भी देनी है, एंड 6j कैप। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इनका सम निकालना है। सम मतलब हमें ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर निकालना है। तो इनका सम कैसे होता है, सी हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, सबके कंपोनेंट्स ऐड होंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर में जो ऐड होगी चीज़ें, आई कैप के कोफिशिएंट आई कैप के साथ ही होंगे ऐड। ऐसा नहीं होगा कि आई कैप जे वाले के साथ हो जाए। तो चलो यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -2 है ना, -2, यहाँ पे कितना है 1, साथ में आई कैप, प्लस अब जे कैप वाले देखो, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे +4, यहाँ पे -6 जे कैप वाले। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखो 1 + 5 और यहाँ पे -7। तो ये सारे के सारे देख रहे हो आप, ये देखो इनके स्केलर कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप। अब कर लो इसको सॉल्व। ये हो गया 2 - 2 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया। ये हो गया 8 -4 जे कैप हो गया, और ये कितना हुआ 6 - 1 के कैप, मतलब माइनस के कैप। ये आ गया इसका एडिशन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखो यूनिट वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, इक्वल टू ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, प्रैक्टिस भी किया हमने इसकी तो बहुत। तो अभी मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट, मतलब ए वेक्टर तो हमें पता है कि क्या है, पर मैग्नीट्यूड क्या है ये देखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आता है, √, और इनका स्क्वायर, इनके जो कोफिशिएंट्स है। यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया 1 + 1 + 2 to 4 5 6 √6 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। तो देयरफॉर अब लिख सकते हो ना यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, क्या आ जाएगा। तो ये लिख दिया यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ना। मैग्नीट्यूड निकाल दिया है, √6 है, और ए वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसको ओपन करके लिखना है, ओपन करके लिख लो। ये देखो +1 ओवर √6 जे कैप प्लस 2 ओवर √6 के कैप। ये आ गया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में आया है ये यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, ये है पी पॉइंट और ये है क्यू पॉइंट, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन में अब देखो यहाँ पर पोजीशन 2 पॉइंट्स दिए हुए कि ये एक पॉइंट क्यू पी है, ये एक पॉइंट क्यू है, ये कहीं पे ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे, ये कोई पी है, ये कोई क्यू है, ठीक है। और ये पी क्यू जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इस वेक्टर की चीज़ें इस वेक्टर के
डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मतलब ये वेक्टर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको, ये वेक्टर क्या है। तो ये वेक्टर के लिए पहले इन दोनों वेक्टर की पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, कि इसका क्या पोजीशन वेक्टर है। देव यहाँ पे गिवन पॉइंट्स लिखने ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर पी का क्या आएगा 1 2 एंड 3 है इसके कोऑर्डिनेट्स। अब आपको पता है हम कैसे लिख सकते हैं, 1 यानी कि एक्स एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस वाला, ये जेड एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस वाले की डायरेक्शन क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से ना। वाई एक्सिस वाले का ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन किससे, जे कैप से। सिमिलरली यहाँ पे 3 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कैसे लिखेंगे, 4 आई कैप, एक्स एक्सिस वाले के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और इसके साथ के कैप। ये कंपोनेंट फॉर्म में हमने पी वेक्टर, पी पोजीशन वेक्टर लिख दिया है और पोजीशन वेक्टर क्यू भी हमने लिख दिया है, ठीक है। तो अब देयरफॉर अब पी क्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 4 - 1 करके डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, कैसे पी क्यू है ना, पी क्यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल क्या है, एरो कहाँ पे जा रहा है, पी से क्यू को जा रहा है ना, तो क्यू फाइनल है, माइनस मतलब टर्मिनल पॉइंट है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ये है इनिशियल पॉइंट जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हर इसमें यही करते हैं ना हम। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब देख लो, फाइनल 4 - 1 कर लो, कंपोनेंट माइनस होते हैं ना, तो 4 - 1 ये आ गया, लिख ही देती हूँ मैं आपके लिए, प्लस 5 - 2 देख रहे हो जे कैप, प्लस 6 - 3, कंपोनेंट से माइनस होगा। ऐसे ही तो हम निकालते हैं लाइन वगैरह। ये आ गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, नाइस, सारे 3 में ही आ गए। तो ये है पी क्यू वैक्टर। अब पी क्यू वैक्टर पता चल चुका है, तो यूनिट वैक्टर निकालने में कितना टाइम लगता है। यूनिट वैक्टर क्या होता है, यूनिट वैक्टर ऐसे डिनोट करेंगे, एक तो पी क्यू वैक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अब हमें ये मैग्नीट्यूड निकालना है। पी क्यू वैक्टर तो पता है हमें, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड पी क्यू वैक्टर का ये आ जाएगा अंडर रूट, और इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9 + 9, यानी कि 9 3 27 है ना ये, तो यानी 9 × 3, तो 9 ये आ गया 3√3, क्योंकि 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 होता है, 3 × 3 9 होता है ना, तो 9 का अंडर रूट 3 ये बाहर लिख दिया, ये 3 तो ऐसे ही रह गया अंदर, ठीक है। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी आ गया, ओके। अब पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं इजीली इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, पोजीशन नहीं यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम। तो ये आ गया पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर क्या है, ये चीज़ है, ये निकाली भी अभी अभी हमने, और ये मैग्नीट्यूड क्या है 3√3 आया था ना, ये देखो 3√3, तो 3√3 और ये आ गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसमें भी आप यहाँ पे देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब अंदर वालों के साथ के कैप, तो 3 से 3 कैंसिल हर जगह पे, बच गया 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ये आ गया आंसर। तो क्या किया हमने इस यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए, सी पॉइंट्स दिए हुए थे, तो सबसे पहले तो हमने ये पी क्यू वेक्टर निकाल दिया। पी क्यू वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पे एंड हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पी है, और क्यू है टर्मिनल पॉइंट। मतलब अगर वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो ये है, फाइनल या फिर टर्मिनल बोलो, कुछ भी बोलो,
ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको ये नहीं लिखना है तो। 4 - 1 ऐसे करके लिख लो डायरेक्टली। 3 5 - 2 3 6 - 3 3, पर ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन ठीक रहती है लिखने के लिए। फिर अब आपका एक चीज़ तो सॉर्ट हो गई कि हाँ चलो वेक्टर चाहिए, पहले पॉइंट से हमने वेक्टर बना लिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बोला है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर ना, तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है? एक तो वेक्टर चाहिए जो हमने बना लिया, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी निकल गया तो अब कुछ नहीं है, अब तो पुट कर दो सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कौन सी डायरेक्शन में पूछ लिया इन्होंने कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जो प्लस करके, इन दोनों वेक्टर्स को जो प्लस करके वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या आ जाएगा? प्लस करोगे तो कैसे, कंपोनेंट से कंपोनेंट प्लस होता है ना, तो आई कैप का कर लेते हैं पहले। 2 - 1 है यहाँ पे, तो आई कैप प्लस यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है जे के साथ 1 जे कैप, प्लस यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है -1 के कैप। 2 - 1 इज़ 1 आई कैप, ये तो 0 हो गया, ये 2 - 1 अगेन 1 के कैप, तो ये आ गया आई कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये ए प्लस बी को करके आ गया हमारे पास। ए प्लस बी वेक्टर ये बना है, जो नया वेक्टर बना है हमारे पास, वेक्टर ही बना है ना, देखो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए देखो, यूनिट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, मान लो ये वेक्टर सी वेक्टर है, कोई नया वेक्टर नाम दे देते हैं इसको, तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो सी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है ना। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये ए प्लस बी वेक्टर को ही मैंने सी वेक्टर का नाम दे दिया ताकि बार बार लिखने को ठीक रहे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 2√2, 1 + 1 √2 हुआ ना, ये √2। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि हमने सी वेक्टर नया वेक्टर नाम दे दिया है, आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? 1/मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है ना, 1/मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड √2 आया, इंटू वेक्टर, वेक्टर क्या है? वेक्टर ना, सी वेक्टर क्या है? आई कैप। तो ये चीज़ आ गई आपकी आंसर। आप कोई भी तीसरा वेक्टर, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए नाम दिया है, आप नहीं भी नाम देना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, डी ई एफ कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको। तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, ठीक है। अब इसमें भी वही निकालना है, यूनिट वेक्टर ही निकालना है, क्योंकि क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर कैसे निकलेगा? यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो इसको कोई वेक्टर ए मान लिया, ठीक है, और ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो इसके लिए ए वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अंडर रूट पहले और इन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर, +2 है, 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 + 1 का स्क्वायर इज 14, ये आ गया √30, अंडर रूट 30। तो अब क्या करना है, ये यूनिट वेक्टर, देयरफॉर यूनिट वेक्टर, वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर निकल गया ना, वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या निकला? ए वेक्टर अपॉन ये चीज़,
यानी कि मैग्नीट्यूड कितना निकाला था 1/√30 और ये 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। पर एक और चीज़ पूछी है, यहाँ पे पूछा है ऐसा वेक्टर जो इस डायरेक्शन में तो हो ही हो, डायरेक्शन में तो निकाल दिया, एंड विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए 8 यूनिट्स होना चाहिए। तो 8 यूनिट्स मतलब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये जो निकाला है अभी हमने ये तो यूनिट वेक्टर निकाला है ना इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और भी चीज़ें तो है वो नहीं अफेक्ट करेगी। नहीं अफेक्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। यूनिट वेक्टर का मतलब ही वही होता है ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो 1 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड 8 ही रहेगा ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आ जाएगा? इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर तो निकल गया, पर साथ में बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होना चाहिए। तो ये होगा 8 टाइम दिस। ठीक है, ये जो अभी हमने निकाला 8 टाइम्स मतलब 8/√30 और ये 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसको अगर आप सॉल्व भी करो मतलब ओपन कर लो तो ये आ गया 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। ये आ गया आंसर। सी मतलब अभी हमने क्या किया कि यूनिट वेक्टर पूछा था किसकी डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, वो तो यूनिट वेक्टर से मतलब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने को बोला है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर विच हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट बोल दिया इसने कि मैग्नीट्यूड हमें 1 यूनिट नहीं चाहिए, हमें 8 यूनिट चाहिए। तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसी वेक्टर को, तो आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा है शो दैट द वेक्टर्स ये एंड ये आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है कि ये शो करना है कि ये दोनों वेक्टर्स जो गिवन है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि किसी एक लाइन के पैरेलल, मतलब ऐसे टाइप के वेक्टर्स है या ऐसे टाइप के वेक्टर्स है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन इनकी कुछ भी हो सकती है, पर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, या यूँ बोलो कि किसी अपनी हाइपोथेटिकल लाइन के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अगर ये पैरेलल है, सी एक चीज़ देखो, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ना कि इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए आपके पास। मैग्नीट्यूड में ही डिफरेंस होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, या डायरेक्शन में, डायरेक्शन दूसरी होगी, पर कुछ जो इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर निकलता है तो देखते हैं निकलता है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, देखते ही पता चल रहा है ना, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। तो -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ये 2 कॉमन लिया है ना 4k कैप। तो अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ तो यही वेक्टर नहीं आ गई, ये देखो, यही कह रही थी कि ये यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो वेक्टर है, लेकिन अभी रुको, ये माइनस साइन नहीं है यहाँ पे, माइनस साइन, ये देखो माइनस साइन भी बाहर कॉमन ले ले, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। माइनस साइन बाहर कॉमन लेने से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो अब ये देखो, अब ये एग्जैक्ट है एक ए वेक्टर, तो ए वेक्टर लिख दूँ यहाँ पे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो बी वेक्टर है ना, ये एक तो 2 टाइम्स है ए वेक्टर के, और दूसरा माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे ये ए वेक्टर है ना, तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड डबल है, ऐसे डबल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट है, ये है बी वेक्टर, और एक ही लाइन पे, क्योंकि दोनों के दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। तो लिख दो इसको, सिंस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ए वेक्टर विच इम्प्लाइज, ए वेक्टर को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, -2 दूसरी तरफ ले जाओगे तो ऐसे करके भी लिख सकते हो आप। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश आप कर पा रहे हो। RCOLLINEAR
hence showed. क्वेश्चन नंबर 12th में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये रिमेंबर कर लो। जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग ये आपके ये एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट इस वेक्टर का अपॉन इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है, ठीक है, तो ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे वाई कंपोनेंट ऑफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके, तो ये डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड निकालने की, ये मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत है आपको। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड नंबर्स का स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये जो स्केलर कंपोनेंट बोलते हो आप, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 4 + 9, तो ये आ गया 14 √14। अब इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे अगर आपने लिखना है स्टेटमेंट चलो लिख देते हैं। तो ये चीज़ लिख लिया कि डायरेक्शन रेशोज ABC ऑफ वेक्टर दिस, अगर ऐसे टाइप का कोई वेक्टर है जो कि हमने जनरल केस स्टडी किया है, आर वेक्टर को जनरली हम वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, XI कैप + YJ कैप + ZK कैप। तो ये रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ही होती है इसकी वैल्यू, मतलब सिंपल सी बात है। डायरेक्शन को साइन L, M और N से डिनोट करते हैं ना। L क्या होता है, x अपॉन यही x, यही वाला x अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड R का मैग्नीट्यूड, ठीक है। R वेक्टर, यहाँ पे R वेक्टर की जगह A वेक्टर है, ठीक है। और x की जगह क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है, 14 है। तो यहाँ पे भी m क्या होता है, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो यहाँ पे भी y क्या है, 2 है, अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर a की बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे वेक्टर a भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 ना मैग्नीट्यूड, और n भी, n किसको, z वाले कंपोनेंट को डिनोट करता है, तो 3 अपॉन √14। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 over √14, 2 over √14 and 3 over √14। आंसर कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, एक्स डायरेक्शन में जो कोसाइन है, ठीक है, वो क्या होगा, एक्स का मैग्नीट्यूड अपॉन जो पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाई का स्केलर कंपोनेंट अपॉन ये जेड का स्केलर कंपोनेंट अपॉन ये, ऐसे ही निकलता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब यहाँ पे A और B दो पॉइंट्स को जॉइन करता हुआ एक वेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, A से B मतलब डायरेक्शन A से B की तरफ को है, मतलब A से B की तरफ को डायरेक्शन है, A इनिशियल पॉइंट है, B टर्मिनल पॉइंट है, ये वेक्टर है, ठीक है। इसका डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो सबसे पहले तो यही वेक्टर फाइंड आउट कर देते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल है यहाँ पे B है ना फाइनल पॉइंट, तो -1 -1 I कैप प्लस यहाँ का फाइनल में से -2 माइनस ये J कैप प्लस फाइनल है 1 माइनस इनिशियल है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया K कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही चीज़ हुई है, ठीक है। तो ये आ गया -2 I कैप -4 J कैप प्लस 4 K कैप, ए बी वेक्टर निकल गया। अब ये जो है डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए और क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड,
ठीक है, वेक्टर तो मिल गया, अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर करके एडिशन, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। विद प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये। 2 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर 16 ये हो गया 32 36, ठीक है 36 किसका 6 36 होता है ना, तो ये आ गया 6। तो देयरफॉर डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन को साइंस आर गिवन एज, वेक्टर ए के लिए डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, एल क्या होता है एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखो क्या है, आई कैप वाली टर्म एक्स कंपोनेंट को डिनोट करती है, जे कैप वाली टर्म वाई कंपोनेंट को और के कैप वाली जेड कंपोनेंट को। तो एल एम एन आई जे के एक्स वाई जेड सीक्वेंस में होती है ना ये चीज़ें। तो एल यहाँ पे देखो, एल क्या होता है एक्स कंपोनेंट यानी कि -2 है यहाँ पे, ओवर मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6। एम क्या आएगा वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, और एल एम एन एन क्या आएगा जेड कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड। जो कैंसिल हो रहा है वो चीज़ें कैंसिल कर दो, 2 3, तो ये आ गया -1/3 -2/3 और ये आ गया 2/3। तो देयरफॉर डायरेक्शन को साइंस आर, डायरेक्शन को साइंस क्या आ गए, डायरेक्शन को साइंस आर -1/3 -2/3 एंड 2/3 आंसर। तो एक बार फिर से देख लो हमने ये डायरेक्शन को साइंस कैसे निकाले। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स थे, ठीक है, वेक्टर गिवन नहीं था हमारे पास। हमने सबसे पहले वेक्टर फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, ए टू बी डायरेक्टेड है ना, मतलब ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो फाइनल पॉइंट बी हुआ और इनिशियल पॉइंट ए हुआ, तो टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। तो एक्स वाले एक्स से माइनस कर दो, वाई वाला वाई से और ये वाला ये से, और साथ में डायरेक्शन भी हमने बता दी कि एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, मतलब आई कैप एक्स डायरेक्शन वाला आई कैप से, वाई डायरेक्शन वाला जे कैप से और के जेड डायरेक्शन वाला के कैप से। जब ये निकल गया तो हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। डायरेक्शन को साइंस क्या होता है, सिंपली ये चीज़ अपॉन मैग्नीट्यूड, ये चीज़ अपॉन मैग्नीट्यूड, ये चीज़ अपॉन मैग्नीट्यूड, ये आ गई डायरेक्शन को साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, शो दैट वेक्टर, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है देखो 1 यूनिट, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, इन एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ओ एक्स, ये देखो ना मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओ एक्स आ गया, ये ओ वाई एक्सिस आ गई, ये जेड, तो ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है और ये ओ जेड है। तो ऐसा कोई वेक्टर है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का वेक्टर है। तो ये वेक्टर जो है इसमें ये चीज़ है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पे, ये ऐसा कुछ वेक्टर है। तो ये शो करना है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से भी सेम डिस्टेंस पे, ये 3 डायमेंशनल चीज़ हो रही है, 3 डायमेंशनल है ये, यहाँ देखो ऐसे टाइप की वॉल बनी हुई है, ये 3 डायमेंशनल चीज़ है जिसमें ऐसा वेक्टर है, ठीक है। तो ये शो करना है कि ये इस एक्सिस से भी इक्वल डिस्टेंस पे, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे और इस वाले से भी इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब इस जेड वाले से भी इक्वल डिस्टेंस पे, जो भी है जैसा भी आप शो करना चाहो, ठीक है। तो ये शो करना है आपको। ये कैसे शो करोगे, ये तो एंगल्स से पता चलेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल्स, मतलब ये ऐसा लगे, मतलब ये अल्फ़ा बीटा और गामा, इन एंगल से आपको पता चलेगा। मतलब हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस सेम हुए, ये एंगल्स सेम हुए, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं कि कितना टेढ़ा है कितना सीधा है, एंगल से पता चलता है कितनी इंक्लिनेशन है।
ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमें। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एक तो वेक्टर ज़रूरी है, वेक्टर यहाँ पे गिवन है, और एक मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 ही है, यहाँ पे भी 1 ही है मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया 1 + 1 + 1 3√3। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, therefore डायरेक्शन कोसाइंस आर, या सिंस डायरेक्शन कोसाइंस आर, ऐसे करके लिख लो। क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, अब एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, एक्स कंपोनेंट क्या है 1 है यहाँ पे, 1 मैग्नीट्यूड। वाई एक्सिस का कंपोनेंट 1 है, स्केलर कंपोनेंट, यहाँ पे भी 1 है /√3। ये आ गए डायरेक्शन कोसाइन, सेम है, बिल्कुल सेम है। सिंस डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस देयरफॉर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, तीनों इक्वल है, और किसके इक्वल है 1/√3 के इक्वल है। तो ये क्या शो कर रहा है, विच इम्प्लाइज, इससे क्या शो हो रहा है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल सेम है। कॉस 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 अगर कैंसिल भी कर दो तो तीनों के तीनों एंगल सेम है, यहाँ पे तीनों की तीनों डायरेक्शन को साइंस एक ही वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं ना, मतलब ये तीनों एंगल्स सेम है, कॉस की सबकी वैल्यू यही आ रही है, ये तीनों एंगल सेम है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, जो कि अल्फ़ा से पता चलता है कि कितनी डिग्रीज पे ये एक्स एक्सिस से, वो भी सेम है, वाई एक्सिस से भी ये सेम है, जेड एक्सिस से भी इसकी जो डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन है वो सेम है। इसका मतलब सारे के सारे ये जो गिवन वेक्टर है ये हर एक एक्सिस से, मतलब ओ एक्स से, ओ वाई से, ओ जेड से इक्वली इंक्लाइंड है। तो लिख लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने लिख ली, द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, क्वेश्चन से ही लिख के हैंस शोड। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। ठीक है, कोई पॉइंट आर का विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है, लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को P एंड Q को लाइन जॉइन कर रही है, तो इस लाइन को पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है, कितनी रेशो में कर रहा है ये भी कुछ दिया हुआ है, हाँ 2:1 में, मतलब 2:1 में, यहाँ पे 2:1, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 1 टाइम हो गया। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट आर है जो इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है 2:1 में। ओके, तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर भी पता होने चाहिए, पी और क्यू के, वो भी गिवन है। हुज पोजीशन वेक्टर आर, पी एंड क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ये एंड ये है। सबसे पहले तो इन वेक्टर्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है काम हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सी यहाँ पर भी ना 2 तरह से जो है कर सकता है ये पॉइंट कट, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। सबसे पहले हमने इंटरनल केस उठाया है। ठीक है, मतलब इंटरनली कट कर रहा है। एक्सटर्नली कैसे कट करता, कहीं बाहर जाके कोई पॉइंट होता तो वहाँ पर एक्सटर्नली कट करता। तो इसके लिए जो सेक्शन फार्मूला हमारे पास है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, m/n पता है। यहाँ पे हेयर यहाँ पे आप लिख सकते हो m/n इज इक्वल्स टू 2:1, यानी कि दैट इज़ m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है और n की वैल्यू 1 है। m/n में डिवाइड कर रहा है ना ये चीज़। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको याद हो, ये सेक्शन फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि जब थर्ड पॉइंट आके इंटरनली कट करता है किसी लाइन सेगमेंट को, ठीक है, किसी लाइन को, जो कि पोजीशन वेक्टर्स जिसके हमें पता है कि 2 पॉइंट, हाँ इसके पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो क्या लिखते हैं हम उस बीच, वो जो ये जो पॉइंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता है हमारे पास, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर ओवर m प्लस n। ठीक है, तो अब यहाँ पर m पता है हमें 2 है, b वेक्टर भी हमें पता है, b वेक्टर क्या है, ये है b वेक्टर -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस n a वेक्टर, n 1 टाइम्स a वेक्टर।
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ओवर m प्लस n। m क्या है 2 प्लस 1, n क्या है 1, तो ये आ जाएगा -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप, ये 1 से 1, प्लस 2j कैप माइनस k कैप ओवर 3। तो ये अगेन फर्दर आई कैप वाले आपस में प्लस हो जाते हैं। आपको पता है सेम डायरेक्शन जिनकी हो उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है। तो आई कैप के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे -2 है प्लस 1, -2 प्लस 1 आई कैप प्लस यहाँ पे जे कैप भी 2 एंड प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप वाले 2 - 1 के कैप ओवर 3। तो ये आ जाएगा -i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप ओवर 3। ये आ गया रिक्वायर्ड जो हमारे पास वेक्टर था। इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, 1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। तो लिख लो देयरफॉर रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर, जो इसके लिए पोजीशन वेक्टर रिक्वायर्ड था, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो आ गया ये। तो ये हमने लिख भी लिया। यहाँ पर एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया। यहाँ पर इंटरनली कट कर रहा था, मतलब इंटरनली ये 2:1 में डिवाइड कर रहा था। मतलब P से इस R का डिस्टेंस था 2 और Q से इस R का डिस्टेंस था 1 यूनिट। तो यहाँ पे दिख भी रहा है, मतलब शो करने की भी कोशिश की है मैंने। तो ये 2:1 में डिवाइड था। मतलब m की, मतलब P से हम स्टार्ट करते हैं ना, P से जो डिस्टेंस है वो m मानते हैं हम। तो ये m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है 1 है। Q से डिस्टेंस कितना है 1 है। तो अब फॉर्मूले में हमने पुट कर लिया कि अगर इंटरनली कट कर रहा हो तो ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से हम इजीली, ये सेक्शन फॉर्मूला जो है इससे हम इजीली इस वेक्टर को निकाल सकते हैं, कि इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे। तो हमने सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करके पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। अब सेकंड केस आता है एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली कट कर रहा हो तो क्या कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R डिवाइडिंग द जॉइंट ऑफ P एंड Q एक्सटर्नली इन रेशो, एक्सटर्नली कट कर रहा है अब, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेयर इज गिवन एज लिख दो यहाँ पे, हेयर m = 2 एंड n कितना है, n = 1, ठीक है। तो देयरफॉर R वेक्टर क्या मिल जाएगा हमारे पास, MB वेक्टर। ये है सेक्शन फॉर्मूला। जब एक्सटर्नली कट कर रहा हो तो माइनस से रिप्लेस हो जाता है ना, ये देखो MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर ओवर M माइनस N। तो अब इसको पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। R वेक्टर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन। यहाँ पे लिख दो हेयर R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। ये जो R पॉइंट कट कर रहा है तो ये R वेक्टर आ गया। M कितना है 2 है। B वेक्टर कितना है, B वेक्टर इज दिस -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फिर आगे क्या है, m इंटू बी माइनस n इंटू ए। माइनस n कितना था, n 1 है, ठीक है। 1 इंटू ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ओवर m माइनस n। m कितना है 2 माइनस n कितना है 1। ओके, तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ पुट कर ली। अब सॉल्व कर लो सिंपली। तो ये आ गया -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस कॉट प्लस k कैप ओवर 2 - 1 तो 1 ही हो गया। तो ये आ गया -2 i वाले कंपोनेंट्स एक साथ, i कैप प्लस
2 माइनस 2j कैप प्लस 2 प्लस 1k कैप। तो ये आ गया अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता ज़्यादा, -3i कैप प्लस 2 माइनस 2 इज़ 0, 0 इंटू समथिंग इज़ 0, 2 प्लस 1 इज़ 3k कैप। ये आ गया आंसर। दिस इज़ रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। कब? जब एक्सटर्नली कट कर रहा है इन रेशो 2:1। तो ये साथ में यहाँ पे कंक्लूड भी कर लिया। ये सारा क्वेश्चन से लिखा है कि देयरफॉर पोजीशन रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ फॉर पॉइंट आर व्हेन ये पॉइंट जब डिवाइड कर रहा है लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू एक्सटर्नली। ये क्वेश्चन से थोड़ा बहुत लाइंस उठा के लिख दी और आंसर कंक्लूड कर दिया। तो सिंपल सी बात ये थी इस क्वेश्चन में कि 2 केसेस आ रहे थे। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन समझा कि पी और क्यू 2 पॉइंट्स गिवन है जिसके पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास है। ठीक है, वेक्टर की भी कोई ऐसा नहीं है कि हमको खुद से निकालना है, वेक्टर भी दिए हुए हैं, 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये भी बताया हुआ है कि कितने रेशो में कोई एक्सटर्नल पॉइंट आके कट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये भी बताया हुआ है। तो अब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तब पोजीशन वेक्टर क्या है इस पॉइंट के लिए, जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तब पोजीशन वेक्टर क्या है, ये क्वेश्चन था बेसिकली। तो अब जब इंटरनली डिवाइड करता है उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा सेक्शन फार्मूला है कि आराम से बता देता है सब कुछ, कोई ज़्यादा हमारे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस m और n की वैल्यू देखो कि हाँ भाई p से इसका डिस्टेंस कितना है वो m ले लो, q से इसका डिस्टेंस कितना है n कंसीडर कर लो। ठीक है, फिर वो चीज़ कंसीडर करके यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है इजीली। और सिमिलर इज़ द केस विथ एक्सटर्नल। एक्सटर्नली में बस यहाँ पे माइनस साइन, फार्मूला चेंज हो जाता है, माइनस का आ जाता है ना एक्सटर्नल में जो n का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और हमारे पास इसको भी सॉल्व कर लिया और आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन को पूछा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट। ठीक है, एक लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू और एक पॉइंट, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट है। ठीक है, ये मिड में है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी बिल्कुल बीच में, यानी यहाँ पे भी 1:1 में डिवाइड कर रहा है ये इस चीज़ को। तो हमें बताना है कि इस मिड पॉइंट का, ये जो मिड पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर किसी भी मिड पॉइंट का या कोई भी पॉइंट जो लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, ठीक है, किसी भी 2 वेक्टर्स के बीच की को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए 2 वेक्टर्स चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे पॉइंट तो दी हुई है ना, पॉइंट दिए हुए हैं तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है कि ए और बी द पोजीशन वेक्टर। अब ये ए और बी क्या है ये देखो, ए वेक्टर कैसे लिख सकते हो, एक्स वाले कंपोनेंट के साथ आई कैप प्लस 3 के साथ वाई वाले के साथ जे कैप एंड जेड वाले के साथ के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर 4i कैप प्लस 1 इंटू समथिंग, ये वही होता है, एंड 2k कैप। पोजीशन वेक्टर्स लिख लिया। अब मिड पॉइंट क्या आएगा, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये अभी क्या है, ये पी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर है जो पी का पोजीशन वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो पोजीशन वेक्टर इस लाइन को बीच में जो मिड में कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है कट कर रहा है या मिड में है, जो भी बोल सकते हो आप, तो वो किससे मिलता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर 2। ये फॉर्मूला होता है, ये सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस हमने पढ़ा था ना, ये सेक्शन फार्मूला था हमारे पास। तो जब 1:1 में डिवाइड हो रहा है तो मतलब m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, तो 1 यानी कि b वेक्टर प्लस a वेक्टर ओवर 2 यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर ओवर 2, यही चीज़ मिड पॉइंट फार्मूला भी बोल देते हैं इसको।
तो इसमें पुट कर लेते हैं ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस बी वेक्टर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप ओवर 2। तो अब कर लो आई कैप वाले कंपोनेंट आई कैप के साथ प्लस करो। 4 + 2 ये हो गया 6i कैप प्लस जे कैप वाले जे कैप के साथ 3 + 1 4j कैप और के कैप वाले के कैप के साथ 4 - 2 हो गया 2k कैप ओवर 2, यानी कि आ गया 6/2i कैप प्लस 4/2j कैप प्लस 2/2k कैप 2 3 यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आ गया आंसर। ठीक है, इतना सिंपल था ये मिड पॉइंट निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद द पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स भी गिवन है। रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कि ये चीज़ वर्टिसेस क्या होती है, जो कोने नहीं होते राइट एंगल ट्राइंगल के, वो है ये। ऐसा हमें शो करना है कि ये है वर्टिसेस, ये जो पॉइंट्स है ये वर्टिसेस है किसी राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो शो करने के लिए सबसे पहले ना इसकी प्रॉपर्टी पे नज़र डालते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ए बी सी पॉइंट बोल रहे हैं ना ये, कि ए बी सी पॉइंट पोजीशन वेक्टर्स है। ठीक है, मान लिया। अब ए बी एंड सी, इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, कोई भी हाइपोटेन्यूज हो सकती है, ए सी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है, बी सी भी, कोई भी हाइपोटेन्यूज हो सकती है, पर अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि ए सी है। ठीक है, ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। मतलब किसी एक साइड का स्क्वायर, बोलने का मतलब क्या है कि किसी एक साइड का स्क्वायर किसी दो साइड की स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास ये कंडीशन आती है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे को एक तो ये निकालना पड़ेगा, ये जो ए सी है, तो ए सी कैसे निकालेंगे। ए सी देख रहे हो आप, ये मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ए सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है, ए सी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, इसको सिंपली ए सी भी लिख सकते हैं ना हम मैग्नीट्यूड को। तो मतलब हमें ये वेक्टर भी पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, मतलब तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो वेक्टर है वो भी पता होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि पॉइंट्स यहीं पे कर लेते हैं, पॉइंट्स यहीं पे लिख देती हूँ, बाकी चाहे जो भी हो। अच्छा, वेक्टर तो दिए हुए ही है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ये इसकी पोजीशन कहीं रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, ओके। तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये ए सी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये बी सी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले ए बी निकालना है, चाहे ए सी कुछ भी, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो बी फाइनल है, ए इनिशियल है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी कि फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इनिशियल। ठीक है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ये है ना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसमें से माइनस क्या करना है, ए वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया ए बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा 2 - 3 -1i कैप। देखो आई कैप वाले आई कैप के साथ, जे कैप वाले जे कैप के साथ, प्लस यहाँ ऐसे इलेबोरेट करके कर लेती हूँ, यहाँ पे माइनस ऑफ -4, तो ये प्लस हो गया, +1 माइनस माइनस कॉट +4k कैप, तो ये आ गया -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप।
ए बी निकल गया, वैसे ही सिमिलरली ये भी निकाल दो, ए सी बी सी, ए बी सी, और ये ऐसे जाना चाहिए। ये देखो, हम यहाँ पे ये भी चीज़ नोटिस करना कि हम ए बी निकाल रहे हैं, बी सी निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये जो ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है। अब यहाँ पे सी ए मत निकाल देना, क्योंकि अगर आप सी ए निकालोगे ना तो वो चीज़ तो सारी की सारी एडिशन में ज़ीरो हो जाती है। तो ए सी निकालना है, मतलब अपोजिट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद होगा आपको। तो ए बी, अब बी क्या निकालते हैं, ए सी निकाल देते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर नहीं, पॉइंट है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर सी पॉइंट पे क्या है, ये है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ए का 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो अब ये चीज़ चाहे आपने डायरेक्टली लिखनी है या इसको ओपन करके लिखनी है, जो भी आपका मन आए वो की करो। आई कैप वाले कंपोनेंट प्लस जे कैप वाले कंपोनेंट, के कैप वाले कंपोनेंट, ये आ गया माइनस 2i कैप माइनस जे माइनस नहीं प्लस हुआ ना, एंड माइनस के कैप, ये भी आ गया ए सी। अब क्या बच गया, ये वाला बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल सी है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल बी है। तो पोजीशन वेक्टर सी का क्या था, ये आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर बी का क्या है 2 माइनस जे कैप 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। तो इसको भी सिमिलरली माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस कॉट प्लस, और ये आ गया माइनस अगेन, ये 1 माइनस 2i कैप प्लस माइनस 3 प्लस 1j कैप प्लस माइनस 5 माइनस 1k कैप। तो आई कैप वाले कंपोनेंट आई कैप के साथ, जे कैप वाले जे कैप के साथ, के कैप वाले के कैप के साथ, माइनस आई कैप प्लस नहीं माइनस आएगा ना, माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। अब ये तीनों लाइंस हमने निकाल दिया, ठीक है। ये तीनों की वेक्टर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, ये वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, ये वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब और क्या रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना हमें, मेन काम तो मैग्नीट्यूड निकालने का है। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अभी ए बी वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ओके, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, और ये 25 35। ठीक है, ए बी वेक्टर निकल गया, ए बी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2 1 एंड -1, -2 1 एंड -1, यही तीनों थे ना। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 5 एंड ये हो गया √6। अब कौन सा बच गया, बी सी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 2 = 4 + 6 6 36, और ये हो गया 41 √41। तो अब यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसको अगर ये अंडर रूट हट जाए ना, वो स्क्वायर से हट जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करके 41 आ रहा है ना। तो मतलब हेयर
बी सी मैग्नीट्यूड हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सिंपल, बिना वेक्टर लगाए, ए बी। हेयर बी सी का जो बी सी है ना, बी सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर जो कि क्या है 41 है, 41, ठीक है 41, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 41 ही आएगा ना। 41 किसके इक्वल है, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये जो बी सी साइड है ना, अब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में हाइपोटेन्यूस है, ये बी एंड सी ये हाइपोटेन्यूस है, एंड ये कहीं पे ए आया, तो ये ए बी जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर, और ये है ए सी वेक्टर, ठीक है, ये है बी सी वेक्टर, ऐसे करके है ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि एक का जो स्क्वायर है, एक किसी एक साइड का स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के इक्वल, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारी इनिशियल गेस था, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है, पर हमने ये इनिशियली सोचा था कि हाँ चलो ये ऐसे करके हमको चाहिए, ये हमने इनिशियल गेस लगाया था कि हो सकता है ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो, तो मतलब एक साइड हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये दोनों बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का एडिशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकल गया है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, ये देखो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो ट्राइंगल है, इन पॉइंट्स को जोड़ करके जो ट्रायंगल बन रही है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर रहा है। तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है बी ए सी, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने शो कर दिया, हेंस शोड। क्या किया हमने इस क्वेश्चन के लिए, एक बार फिर से देखो, हमारे पास 3 पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे, ठीक है, इसका कोई पोजीशन वेक्टर था, इसका कोई पोजीशन वेक्टर था, इसका कोई पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। तो अब हमने बताना था कि ये जो पोजीशन वेक्टर्स आपके पास गिवन है, इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, पॉइंट्स के ही पोजीशन वेक्टर होते हैं ना, तो इन पॉइंट्स को अगर हम ए बी सी को जोड़ दें तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी मेजर क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता थी। तो मतलब उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना था। पहले तो साइड्स निकाल लेते हैं। साइड्स का आइडिया हमने एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल ट्राइंगल ड्रॉ करके ले लिया कि हाँ साइड्स कैसी है, ताकि हम पॉइंट्स क्लब ना कर दें ना, ए सी और सी ए निकालने में, दोनों चीज़ें निकालने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। हर चीज़ निकाल सकते हैं ना हम, फिर भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पर हमने स्मार्ट तरीका किया कि हमने कोई अपने आप से ट्रायंगल बना दी ए बी सी, फिर उसी के पॉइंट्स निकाले, फिर एंड में तो सच्चाई तो सामने आनी थी कि क्या कौन सा पॉइंट हाइपोटेन्यूस है और कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है, कौन सी नहीं। तो हमने ये वेक्टर्स निकाल दिए और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, और हमने देखा कि एक जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी दो के सम के इक्वल है, मतलब उसका स्क्वायर। तो ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है बताना है, ठीक है। तो पहले तो इस फिगर को ही स्टडी कर लेते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ कि रिजल्टेंट क्या होता है, ये रिजल्टेंट है ना, क्योंकि ये देखो ये सेम चला हुआ है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चल के गई या यहाँ से यहाँ तक, रिजल्ट तो यही आया ना कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तो ए सी जो वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के। ओके डन। अब क्योंकि ये देखो क्वेश्चन किस फॉर्म का है कि सारे एक तरफ को है, तो सबको एक तरफ ले आते हैं। तो ए बी पॉजिटिव में ना सब में, तो ए बी को इसी तरफ रहने देते हैं, मतलब ए सी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो हो जाएगा ना, ज़ीरो को ज़ीरो वेक्टर लिख सकते हैं। सिंपली इसको दूसरी तरफ ले गए,
ये हमने देखा क्वेश्चन में ए बी पॉजिटिव ही है। ओके, तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी कहीं पे है, हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो मतलब ये तो करेक्ट है, ये ट्रू है, पर यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू। बी तो हमारे ऑप्शन से हट गया क्योंकि ये तो ट्रू है। अब नेक्स्ट देखते हैं ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। ये चीज़ देखो, ये माइनस सी ए, ये वाला सी वाला इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है ना कि कौन सा वाला नॉट ट्रू है, तो सी नॉट ट्रू है। हियर सी इज नॉट ट्रू। अब सी नॉट ट्रू क्यों है, देखो अगर मैं इसको ए बी तो है ही, बी सी भी है ही, माइनस सी ए ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको सी ए यानी कि डायरेक्शन ही चेंज कर दिया मैंने। अब ये वेक्टर सी से, पहले ये वेक्टर ए से सी को जा रहा था, अब सी से ए को जा रहा है। अगर सी से ये ए को जाएगा तो मतलब डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दिया, माइनस आएगा, माइनस एक माइनस पहले से था, तो यानी कि अगर मैंने इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, इसको ए सी से सी ए कर दिया, यानी कि सी ए माइनस माइनस भी आएगा ना क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। तो ये चीज़ होनी चाहिए, माइनस का तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये कहीं पे होगा भी। ये देखो ये वाला ऑप्शन, ये भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है, और ये वाला भी मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि ये करेक्ट है। देखो यहाँ पे सी ए हो गया, ए बी है, सी बी। अब देखो यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज कर दी, जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस साइन लगता है ना, सी से बी को जब हम वेक्टर ले जाएंगे, तो ये देखो ये भी करेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ एक ये ही चीज़ करेक्ट नहीं है, सी वाली। तो ये आ गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th देखो, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है, मतलब दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, या फिर यूँ कहो कि एक लाइन के पैरेलल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इसमें से भी कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। B इज़ लैम्डा टाइम्स A फॉर सम स्केलर A, हाँ ठीक है, ये हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा था कि हाँ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। A कुड बी प्लस माइनस B, ठीक है, A प्लस माइनस B होता है, ये भी ठीक है। या तो मतलब सेम डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है कि या तो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये बात भी करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट बात ढूंढनी है ना। अब थर्ड बात क्या बोल रहा है ये, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिस्पेक्टिव जो कंपोनेंट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, ये भी बात सही है क्योंकि प्रोपोर्शनल ही होंगे ना, कि कई कुछ ना कुछ उनके बीच में रिलेशन होगा। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब वही ना कि कुछ रिलेशन होगा उन दोनों के बीच में। फिर ये भी बात करेक्ट है, तो मतलब डी ही बात इनकरेक्ट होगी, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इन दोनों की सेम डायरेक्शन होगी पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये देखो डिफरेंट मैग्नीट्यूड बना दिया मैंने, पर सेम डायरेक्शन। तो अब कोलिनियर के लिए ये नेसेसरी कंडीशन तो है नहीं, ये सब तो नेसेसरी थी ना कि हाँ ये सब होगी, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, पर यहाँ पे तो बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन भी हो कोलिनियर की। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, ऐसा कुछ हो, तब भी तो ये कोलिनियर है, तब भी तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो डी इज़ इनकरेक्ट वन, डी इनकरेक्ट है, मतलब इसमें ऑप्शन यही तो पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा वाला है, तो डी वाला इनकरेक्ट है, डी आंसर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।